गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम अनीता कुमारी। वेलकम टू पॉलिटिकल क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि माध्यमिक आचार्य के लिए और जेटेड के लिए और बीपीएससी टीआरएफ 4 के लिए मैं एमसीक्यू का दौर चला रही हूँ एनसीईआरटी बुक से, और पाठ्यक्रम पर आधारित है एमसीक्यू चैप्टर वाइज। और इसमें एनसीईआरटी बुक जेसीईआरटी बुक से एमसीक्यू इस पुस्तक में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, और मैं आप लोग के लिए ला रही हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले देखेंगे अध्याय 4 है। ये 9th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का जेसीईआरटी बुक्स से है, और ये चुनावी राजनीति है। अध्याय 4 का चुनावी राजनीति। पहला है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित सीटें कितनी है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित सीटें कितनी है। 1 में है 41, 2 में है 37, 3 में है 79, 4 में है 46। तो इसका सही आंसर 2 होगा, 37। क्या होगा? 37, 2 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, वोट देने के लिए निर्वाचन आयोग ने कितने पहचानों को वैध माना है। वोट देने के लिए निर्वाचन आयोग ने कितने पहचानों को वैध माना है। 1 में है 12, 2 में है 14, 3 में है 15, 4 में है 16। इसका सही आंसर 2 होगा, 14। क्या होगा? 14। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नाम। क्वेश्चन नंबर 3, गरीबी हटाओ का नाम किस पार्टी ने दिया था। 1 में है जनता पार्टी, 2 में है कांग्रेस, 3 में है भाजपा और 4 में है तृणमूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, कांग्रेस। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिए थे? तो 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, 5 वर्षीय योजना के दौरान, 5वीं 5 वर्षीय योजना के दौरान। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र बचाओ का नारा किस पार्टी ने दिया था। लोकतंत्र बचाओ का नारा किस पार्टी ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, जनता पार्टी ने। जनता पार्टी ने दिया था। कब दिया गया था ये नारा? 1977 में। कब दिया गया था? 1977 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदाता किस देश के पास है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदाता किस देश के पास है। 1 में है ब्रिटेन, 2 में है अमेरिका, 3 में है भारत, 4 में है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, भारत। क्या हो जाएगा? भारत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान के 4थी अनुसूची की सही व्याख्या करता है। 1 में है, इस सूची में संघ और राज्यों के बीच विधानसभा सीटों का वितरण सूचीबद्ध है। 2 में है, इसमें संविधान में सूचीबद्ध जनजातीय क्षेत्रों पर नियंत्रण का प्रावधान है। 3 में है, इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान है। 4 में है, इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, इसका सही आंसर जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, निर्वाचन आयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। निर्वाचन आयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। 1 में है, यह लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। 3 में है, किसी संसद सदस्यों की मान्यता अपने विचार से रद्द करना। 4 में है, विधान परिषद के सदस्यों के निर्हता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को सलाह देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3, किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। अब देखते हैं, अब अध्याय 5 आ गया। ये 9th क्लास का ही पॉलिटिकल साइंस जेसीईआरटी बुक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ। अब देखते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 है, चैप्टर का नाम है संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं। संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 1, निर्णय लेने के लिए कितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। निर्णय लेने के लिए कितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। 1 में है 2, 2 में है 4, 3 में है 6 और 4 में है 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 3। और निर्णय लेने के लिए कितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं, तो 3 है। तीनों का नाम क्या क्या है, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ नहीं दिया हुआ है,
तो क्या हो जाएगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्वेश्चन इस तरह से भी सेट किए जाते हैं। जैसे बुक से निर्णय लेने के लिए कितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। तो 3 का क्या क्या नाम है, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किस आयोग ने सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में 27% आरक्षण की व्यवस्था की है। किस आयोग ने सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में 27% आरक्षण की व्यवस्था की। ये क्वेश्चन TRA 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये TGT में आया था, BPSC बिहार में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, पहले देखते हैं ऑप्शन। पहला है VP मंडल, 2 में है केलकर मंडल, 3 में है VPC, 4 में है सरकारी आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, VP मंडल। क्या हो जाएगा, VP मंडल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस कर सकता है। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सिफारिश को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस कर सकता है। 1 में है 42वां संविधान संशोधन, 2 में है 44वां संविधान संशोधन, 3 में है 52वां संविधान संशोधन, 4 में है 53वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अमेरिका में संसद को क्या कहा जाता है। अमेरिका में संसद को क्या कहा जाता है। तो 1 में है संसद, 2 में है पार्लियामेंट, 3 में है कांग्रेस, 4 में है असेंबली। क्या है, असेंबली 4 में। तो इसका सही आंसर 3 होगा। क्या होगा, कांग्रेस। क्या होगा, कांग्रेस। अमेरिका में संसद को क्या कहा जाता है, तो 3 आंसर हो जाएगा, कांग्रेस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, प्रथम सदन के रूप में किसे कहा जाता है। प्रथम सदन के रूप में किसे कहा जाता है। 1 में है लोकसभा, 2 में है राज्यसभा, 3 में है विधानसभा, 4 में है विधान परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, लोकसभा। प्रथम सदन किसे कहा जाता है, तो लोकसभा को कहा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है, भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। 2 में है प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों को इस्तेमाल वही करता है। 3 में है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वेच्छा से की जाती है। 4 में है लोकसभा व राज्यसभा दोनों से मिलकर संसद बनती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब इसमें असत्य चुनना है। कौन सा कथन क्या है, असत्य है। 6 नंबर का क्वेश्चन में कौन सा असत्य है वो देखना है। तो 1 में है केवल 1, ठीक है, ऑप्शन है केवल 1। उसके बाद फिर 2 में है केवल 1, 2, 3 में है केवल 3 और 4 में उपर्युक्त सभी। तो इसमें असत्य चुनने के लिए कहा गया था 6 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 और 4 क्या है, असत्य है। 3 में क्या था, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वेच्छा से की जाती है, गलत है। 4 में था लोकसभा व राज्यसभा दोनों से मिलकर संसद बनती है, तो ये भी गलत है क्योंकि राज्यसभा लोकसभा से मिलकर संसद नहीं बनती है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका 6 नंबर का क्वेश्चन 3 हो जाएगा। केवल 3 और 4 आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति का लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। उपर्युक्त में से कौन से कथन असत्य। फिर असत्य वाला क्वेश्चन आ गया, तो चलते देखते हैं। इसमें क्या है, 1 का केवल 1, 2 का केवल 2, 3 का 1 और 2 दोनों, 4 का ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 2, केवल 2 ही असत्य है, बाकी ये फर्स्ट वाला सही है। राष्ट्रपति को लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। तो ये क्या हो जाएगा, केवल 2, ये गलत है। क्या है, ये असत्य है। क्या है, ये कथन असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को चुनिए। फिर असत्य वाला आ गया। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। दूसरा, राष्ट्रपति प्रतिवर्ष प्रथम सत्र तथा प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात पृथक रूप से दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करता है। 3, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद की विधायिका शक्ति के साथ सह विस्तारित होती है। 4, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की वैधानिकता एवं वैधता की जांच कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष असत्य का ये चुनना है। तो ये क्या है? असत्य है कि राष्ट्रपति प्रतिवर्ष प्रथम सत्र तथा प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात पृथक रूप से दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करता है। तो ये 2 वाला असत्य हो गया। 1 और 3 और 4 क्या है? सत्य है। तो ये क्वेश्चन अब 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारण नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारण नहीं की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 में है अत्यंतिक वीटो, 2 में है विशेषित वीटो, 3 में है निलंबन वीटो, 4 में है पॉकेट वीटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषित वीटो। धारण नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति जो है, वीटो शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति को, वो कौन सा वीटो नहीं धारण कर सकते हैं? तो विशेषित वीटो। अत्यंतिक वीटो, निलंबन वीटो, पॉकेट वीटो धारण कर सकते हैं, पर विशेषित वीटो नहीं धारण कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब देखते हैं 9th क्लास का चैप्टर 6, टॉपिक है लोकतांत्रिक अधिकार। 9th क्लास का ये पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें से अध्याय 6 अध्याय 5 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दी हूँ। अब अध्याय 6 लोकतांत्रिक अधिकार क्या है? लोकतांत्रिक अधिकार। भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार का सवाल किसने उठाया? भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार का सवाल किसने उठाया? 1 में है भीमराव अंबेडकर, 2 में है महात्मा गांधी, 3 में है तिलक, 4 में है नेहरू। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा तिलक। क्या हो जाएगा? तिलक। इसका सही आंसर तिलक होगा। मौलिक अधिकार का सवाल किसने उठाया था सबसे पहले भारत में? तो बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? तो 2002, 2004, 2001, 2005। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका 1, 2002 में। 2002 में शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के कुल कितने वरिष्ठ न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया था? इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के कुल कितने वरिष्ठ न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया? 1 में है 30, 2 में है 5, 3 में है 11, 4 में है 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3, 11। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कुल कितने वरिष्ठ न्यायाधीशों को फैसला सुनाया था? तो 11 आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन में लाया गया था? संशोधन में लाया गया था। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन में लाया गया था? 1 में है 44वां, 2 में है 42वां, 3 में है 52वां, 4 में है 55वां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 44वां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये TRA 2 में भी, TRA 3 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 5 नंबर का क्वेश्चन। 1 में है 1983, 2 में है 1991, 3 में है 1993, 4 में है 1985। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। 1993 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था। कब? 1993 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष के बच्चों के बीच उपलब्ध है? शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष के बच्चों के बीच उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर पहले ऑप्शन देखते हैं। 1 में है 6 से 14 वर्ष, 2 में है 10 से 15 वर्ष, 3 में है 2 से 6 वर्ष, 4 में है 4 से 12 वर्ष। तो इसका सही आंसर आपका जाएगा 1, 6 से 14 वर्ष। क्या होगा? 6 से 14 वर्ष। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम कानून कब बना?
लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम कानून कब बना? 1 में है 1990, 2 में है 1884, 3 में है 1994, 4 में है 1986। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 1994 में। क्या हो जाएगा? 1994 में लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम कानून बना था। कब? 1994 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला अधिनियम कानून कब बनाया गया? घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला अधिनियम कानून कब बनाया गया? 1 में है 2005, 2 में है 2006, 3 में है 2008, 4 में है 2001। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2005 में। क्या हो जाएगा? 2005 में। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सूचना का अधिकार के लिए लिखित आवेदन शुल्क के रूप में कितना रुपया जमा करना होता है? सूचना का अधिकार के लिए लिखित आवेदन शुल्क के रूप में कितना रुपया जमा करना होता है? 1 में है 20 रुपया, 1 में है 20 रुपया, 2 में है 10 रुपये, 3 में है 30 रुपये, 4 में है 50 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 10 रुपये। सूचना का अधिकार के लिए लिखित आवेदन शुल्क के रूप में कितना रुपया जमा करना होता है? 10 रुपये। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन थे। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। 10 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन का अधिकार परीक्षा लेख का अर्थ है। अधिकार परीक्षा लेख का अर्थ है, पहला है कानूनी रूप से बाध्य हो, न्यायालय को कार्य करने से रोकना। 3 में है न्यायालय से किसी दोषी को रिकॉर्ड मंगवाना। 4 में है किसी व्यक्ति की नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं हुआ हो। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 4, किसी व्यक्ति की नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं होना। अधिकार परीक्षा लेख का अर्थ क्या होता है? किसी व्यक्ति की नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं होना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। स्वतंत्रता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद है? अनुच्छेद से है। स्वतंत्रता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? 1 में है अनुच्छेद 19 से 22, 2 में है अनुच्छेद 22 से 25, 3 में है अनुच्छेद 19 से 18, 4 में अनुच्छेद 12 से 35। तो इसका हो जाएगा 1, 1922। स्वतंत्रता के अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद में है? तो 19 से 22, यानी 11 का 1 आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में किसकी व्यवस्था नहीं है? भारतीय संविधान में किसकी व्यवस्था नहीं है? पहला में है प्रेस, उसके बाद 2 में है स्वतंत्रता, 3 में है समानता, 4 में है बंधुत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, प्रेस। भारतीय संविधान में किसकी व्यवस्था नहीं है? तो प्रेस। क्या है? प्रेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 13। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी मतदाता को अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी उम्मीदवार के आचरण के संबंध में जानने का अधिकार है? अनुच्छेद 19 के 1 का क, अनुच्छेद 16 4 का ख, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 16 का 5। तो इसका 13 का आंसर हो जाएगा 1। अनुच्छेद 19 को 1 कहिए या क कहिए, तो यही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत कार्य माना जाता है? निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का कार्य माना जाता है? 1 में किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना। उसके बाद 2 में है धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना। 4 में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, सभी हो जाएगा, यानी कि सारा ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का स्थिति क्या है? धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड में है धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। 3 में है प्रचार प्रसार में कोई भी विधि अपनाने का अधिकार है। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 में है केवल 1 और 2, 2 में है केवल 2 और 3, 3 में है केवल 1 और 3, 4 में उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, केवल 1 और 2, 1 और 2 हो जाएगा। धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार, धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार। तो आज यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।